नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे थे अशोक पांडे जी की किताब लप्पू जन्ना। पिछले भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानियों के सफरनामे को। तो चलिए आज सुनते हैं लप्पू जन्ना का अगला किस्सा। लप्पू जन्ना भाग 23। जाउल उरस की मूंगफली मोरम और वृक्षारोपण। सिंचाई डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक इंजीनियर साहब बाबू के दोस्त थे। उनका बेटा और मेरा सहपाठी जियाउल कभी कभी हमारे साथ काय पद्दा खेलने आता था। बागर बिल्ला उसे हर बार चोर बना देता। नतीजतन वह खेल भर पदता रहता। मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाला होशियार जियाउल मुझे अच्छा लगता था। उसके और मेरे सेक्शन अलग अलग थे। अपने सेक्शन में हमेशा फर्स्ट आकर वह मास्टरों की नकली शाबाशी पा लेता था। नकली इसलिए कि ज्यादातर पार्ट टाइम करने वाले इन मास्टरों में से कुछ के दुकानदारी जैसे अपने और धंधे थे। मोहसिन, महमूद, मोहम्मद और रज्जाक जैसे नाम वाले बच्चों से वे ऐसी हिकारत से पेश आते थे कि उनके मुंह पे थूक देने की इच्छा होती थी। रामनगर आए जितना भी टाइम बीता था हर बखत हिंदू मुसलमान सुनते सुनते हम अघा गए थे। हमें ये बात बार बार समझाई जाती कि महमूद महमूद होता है और अरविंद अरविंद। महमूद गंदा होता है, गाय खाता है, नहाता नहीं है, और हम उसके घर जाएंगे तो शरबत पिलाएगा मगर पहले उसमें थूकेगा। हमारी समझ में सब आना शुरू हो गया था। इसीलिए लफत्तू ने भी जियाउल को पसंद करना शुरू कर दिया था। एक शाम वह कायपद्दा खेलने आया और बागर बिल्ले ने उसे चोर बना दिया तो लफत्तू ने विरोध जताते हुए कहा, जियाउल नहीं बनेगा आज चोल, आज का चोल मैं। जियाउल ने तनिक हैरत और संशय में सभी उपस्थित खिलाड़ियों को पल भर देखा, लेकिन लफत्तू के कहने पर तुरंत आम के पेड़ पर चढ़ गया। क्या मजाल कोई जियाउल की रफ्तार का सामना कर पाता। बाद के दिनों में जब जगुआ पोंग एक बार चोर बना तो जियाउल की रफ्तार के आगे रोने रोने को हो गया था। असल में उस दिन के बाद जियाउल कभी चोर बना ही नहीं। लफत्तू उसे अपनी वाली डाल पर बुला लिया करता। यह भी मेरे लिए कुछ दिन ईर्ष्या का कारण बना रहा। लफत्तू और मैं अभी जियाउल के पक्के दोस्त नहीं बने थे, पर हमारे बीच आपसी समझदारी का संबंध बनना शुरू हो गया था। एक रोज जियाउल ने हम दोनों के घर पहुंचकर अपने घर आने का न्योता दिया। 2-3 दिन में उसका बर्थडे था। शाम को लफत्तू के घर गया तो उसके बड़े भाई ने हमारा ज्ञानवर्धन करने की असफल कोशिश की। वह बताने लगा कि हर साल ईद से 1 महीना पहले मुसलमान लोग किसी हिंदू के बच्चे को उठा ले जाते हैं। पहले उसे खूब खिला पिलाकर मोटा बनाते हैं और ठीक ईद के दिन चावल से भरे एक तसले में लिटाकर तलवार से उसके टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद खून रंगे चावलों को पूरे शहर में प्रसाद की तरह बांटा जाता है। उसने ऐसा हैबतनाक चित्र खींचा कि लफत्तू की बहनों के चेहरे हैरत और हिकारत से सन गए। लफत्तू के भाई ने यह भी तय कर दिया कि मैं और लफत्तू किसी भी कीमत पर जियाउल के घर नहीं जा सकते क्योंकि वहां से हमारा वापस जिंदा लौटना नामुमकिन था। बहस करना बेकार था। बेहतरी इसी में थी कि चुप रहें। न्योते वाले दिन मैंने घर पर झूठ बोला कि सिलाई क्लास के लिए सामान ले जाना था। सुई धागों के लिए मिले पैसों से हमने किराए पर साइकिल ली और जियाउल के घर की तरफ चल पड़े। देखें कौन रोकता है। बर्थडे गिफ्ट लेने के पैसे मेरे पास नहीं थे। लफत्तू अपनी बहन की घड़ी चुरा लाया था, लेकिन बेचने की हम दोनों की हिम्मत नहीं पड़ी। जियाउल को यही दे देंगे यार, कौन थाला उत्थे पूत लिया ए कि कितने दी, तेला मेला बद्दे गिट्ट ए कह देंगे। घड़ी उसकी जेब में ही पड़ी रही। जियाउल के घर क्या अजब मंजर था। हर कोई एक दूसरे को आप कह रहा था। खाने की कैसी दिलफरेब खुशबुएं और क्या लगदग चमचम औरतें लड़कियां। आइए आइए कहकर एक हमउम्र लड़की ने हमारा स्वागत किया। उसका झिलमिल करते तारों वाला आसमानी लिबास ही हमें अधमरा कर देने को बहुत था।
आप जिया भाई के दोस्त हैं ना? हमारा उत्तर आने से पहले ही जिया भाई आपके दोस्त आए हैं, कहता आसमानी लिबास उंगलियों के पोरों से खुद को समेटता भीतर भाग चला। जियाउल ने हमें काजू पड़ी सिवियां सुतवाई और कुछ नमकीन चीज भी भीतर ले जाकर अपने माँ बाप से मिलवाया। न सूरत याद रही किसी की न लिबास, बस अम्मी अब्बू बाजी खाला वगैरह सुनाई देता रहा। न केक था, न प्लेटों में कुंतल भर चाट भर लेने वाली औरतें। खुसफुस बहुत हो रही थी पर हमारी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जियाउल की अम्मी ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और दुआ दी। साइकिल 1 घंटे के किराए पर थी। हमने यह बात जियाउल को बता दी। जियाउल कुछ प्रतिक्रिया देता उसके पहले ही उठता हुआ लफत्तू बोला, तेले मम्मी पापा कित्ते अत्ते ऐ याल जियाउल। जियाउल से विदा ली और तल बेते कहकर उसने मुझे डंडे पे बिठा लिया। हवा बनकर साइकिल वाले के वहां पहुंचे। थोड़ी देर हो गई थी पर उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। घर पास आया तो लफत्तू को जेब में पड़ी घड़ी की याद आई। अले याल जाउल का गिट्ट तो रह गया। अपने व्यवहार से वह कभी कभी मुझे बच्चा बना देता था। उसने वही किया। बोला, अपने घलदा तू। मेरे पूछने पर कि वह कहाँ जा रहा है, अपनी पारंगत उंगलियों को खास अंदाज में मोड़ते हुए बोला, वहीं क्यों कबल कलने। घास मंडी के मुहाने पर मैं असमंजस में खड़ा था। उसने आंख मारी और कहा, किती ते कहना नहीं बेटे। पाकिस्तान की तरफ से बिला नागा हर सुबह 2 हाथ ठेलों में लाल रंग के दाग लगी चारखाने की तहमतों से ढका ढुलमुल करता गोश्त का ढेर न जाने कहां से कहां ले जाया जाता था। ठेला हमारे घर के आगे से गुजरता और माँ खिड़की पर हुई तो बेचारी ईश्वर ईश्वर कहते हुए पर्दे खींच देती। पाकिस्तान की तरफ हमारी हद शरीफ सब्जी वाले की दुकान से सटी जब्बार कबाड़ी की गुमटी तक तय की गई थी। उससे आगे एक अनजाना अनदेखा रहस्य लोक था, जहां एक फकीर की दरगाह थी। उसके आगे कब्रिस्तान था, फिर मिट्टी के दूह, जंगल और इस सब के ऊपर सितारों वाला आसमान जो रात को सियारों की हुआ हुआ से अट जाया करता। मृत्यु और अंतिम संस्कार हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करते थे। हम दोस्तों में इस विषय पर अक्सर बातचीत हुआ करती। सत्तू और जगवा ने एक दफा छिपकर पाकिस्तानी अंतिम संस्कार के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया, पर लफत्तू उन्हें अपने एक सवाल से निरुत्तर बना दिया करता। बेटे, ये बताओ, लात को बैठा के गालते हैं या खला कल के? झाड़ी बहुत दूर थी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, कहकर उन्होंने झूठ मूठ बहाना बनाया और इधर उधर देखने लगे। मुझे तो जियाउल ने बताया था, लफत्तू कहता और अध्यक्ष की भूमिका में आ जाता। उसने कहीं से पता लगा रखा था कि लकड़ी के बक्से में रखकर लाश को दफनाते वक्त उसके साथ लोहे के पाइप का एक टुकड़ा भी रखा जाता है। मेरे इस बाबत सवाल पूछने पर उसने आंखें और छोटी बनाकर कहा, जमीन के नीचे बहुत अंधेला होता है बेटे, मिट्टी के अंदर लात दुबाला जिंदा हो जाती है। इतने अंधेले में कोई देख तो कुछ थकता नहीं, इतनी ये पाइप के टुकड़े को लगते हैं। लात आप थमलने लोहे के टुकड़े को आंख पे लगाती है और उसको तब दिखने लगता है बेटे। वह रुक रुक कर रहस्यनामा बांधा करता। लोहे के पाइप के टुकड़े वाली लफत्तू की थ्योरी मुझे काफी हद तक सही लगती थी। रातों को कभी कभी हम भाई बहन एक दूसरे को डराने के उद्देश्य से भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। एक चचेरे भाई ने कसम खाकर बताया था कि जब वह अपने एक दोस्त के दादाजी के संस्कार में शमशान घाट गया था तो वहां उसने यहाँ रखे लोहे के पाइप के कई टुकड़े देखे थे। मुर्दा जलते वक्त अगर कोई आदमी पाइप के टुकड़े में आंख गड़ाकर देखे तो उसे उसे शमशान घाट में रहने वाले सारे भूत दिख जाते हैं। दद्दा, तूने देखा था? छोटी ने पूछा तो उसने असमंजस में सिर हिलाते हुए हाँ ना जैसा कुछ कहा। जियाउल की बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद
मैं कीचड़ खाकर लौट रहे पालतू कुत्ते की तरह घर में घुसा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। पड़ोस की कुछ औरतें अगले रोज जय संतोषी माँ देखने बनवारी मधुवन जाने की योजना बना रही थीं। इधर इन स्त्रियों ने हर शुक्रवार को व्रत रखने और खट्टा न खाने का रिवाज बना लिया था। एक बार लफत्तू ने मुझे खूब चटनी डलाया, बम पकौड़ा खिलाया। नाक पोंछते बातचीत करते हुए संतोषी माता वाली पिक्चर का जिक्र चला तो लफत्तू ने बताया कि उस दिन शुक्रवार था। मेरे कुछ कहने से पहले ही नकली शोक जताते हुए वह बोला कि संतोषी माता नाराज होकर हमें सारे इम्तहानों में फेल कर देगी। थोड़ा डर लगा जरूर, पर मैं फिर से क्लास में फर्स्ट आया। मैंने इसका यह अर्थ निकाला कि शुक्रवार को चटनी खा लेने से कुछ नहीं होता। खाना खाते वक्त माँ ने पूछा कि सुई धागा खरीद लिया। मैंने सिर हिलाकर झूठी हामी भरी। अगले दिन लफत्तू को स्कूल आने में काफी देर हो गई। वह पहुंचा तो इंटरवल चल रहा था। लाल पड़ा उसका चेहरा बता रहा था वह कोई उल्लेखनीय काम करके आया था, जिसकी सूचना सार्वजनिक रूप से नहीं दी जा सकती थी। मैं बाकी बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। वह लपक कर मेरे पास आया और मुझे खींचता हुआ ऑडिटोरियम के पीछे ले गया। जेब से कुछ नोट निकालकर बोला, बाला लुपे में बेच दी दीदी की घली। एक पल को उसका चेहरा दर्प से चमका। मुझे डर लगा। फिर उसने बताया कि छुट्टी के बाद जियाउल से मिलने का कार्यक्रम है। छुट्टी होते ही हम जियाउल वाले सेक्शन के बाहर जाकर खड़े हो गए। लफत्तू ने कसकर मेरा हाथ थामा हुआ था। जियाउल बाहर आया तो लफत्तू ने आवाज देकर उसे पास बुलाया। उसके आते ही हम तेज तेज कदमों से धूल मैदान के एक निविड़ कोने पर हो गए। लफत्तू ने अपना बस्ता खोला और उसके अंदर से चमचम करता लाल पीले रंग का ज्योमेट्री बॉक्स बाहर निकाला। मेरी नजर खुद गुप्ता पुस्तक भंडार के शोकेस में लगे उस डबल डेकर बक्से को देखकर कई कई बार ललचा चुकी थी। अतोक ऑल मेली तल्प छे, ये तेला बद्दे गिट्ट ए याल जाउल। लफत्तू की आवाज में अपनापा था। उसने एक बार दोबारा कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जियाउल कुछ कहता उसके पहले ही हम कोना छोड़ सार्वजनिक हो गए। घर के रास्ते में लफत्तू ने बताया कि गाड़ी मिस्त्री 10 दे रहा था, पर वह 12 लेने पर अड़ गया। मैंने पूछा कि अगर किसी को पता लग गया तो क्या होगा। उसने कहा उसका नाम भी गब्बर है। घर आने को ही था कि उसने अपना बस्ता दोबारा खोला और ठीक वैसा ही डबल डेकर डब्बा बाहर निकाला और जबरिया मेरा बस्ता खोलकर उसमें ठूंस दिया। एक तेलेले पी लिया मैंने। मुझे खुशी और भय का संक्षिप्त दौरा पड़ा, लेकिन मेरा घर सामने था। कपड़े बदलकर जल्दी छत पर क्रिकेट खेलने आने का वादा कर बियो ओई कहता वह अपने घर की तरफ चल दिया। डबल डेकर बक्से को छिपाना मुश्किल काम था। डब्बा मुझे बहुत पसंद था, पर लक्ष्मी पुस्तक भंडार से हर साल लिया जाने वाला ज्योमेट्री बॉक्स मेरे लिए कुछ सप्ताह पहले लिया जा चुका था और सलामत था। कुछ दिन पहले मैंने उस डबल डेकर के प्रति अपने अनुराग का जिक्र घर पर क्या किया, सारे लोग झिड़कियों का झाड़ू लेकर मुझ पर पिल पड़े थे। लफत्तू जानता था कि वह डब्बा मुझे पसंद था। उसे यह बात याद रही और जेब में रकम आते ही वह मेरे वास्ते उसे खरीद लाया। इस तथ्य ने मुझे बहुत भावुक बना दिया। लेकिन अगर लफत्तू के घर वालों को पता लग जाए कि वह अपनी बहन की घड़ी बेच आया था तो उसका क्या हाल होना था, यह सोच सोचकर मैं थर्रा गया। घर की दुछत्ती में लकड़ी का एक बड़ा बक्सा धरा रहता था, जिसके भीतर पुरानी फाइलें, टूटे हत्थों वाली एक कड़ाही, कुछ एक पोटलियां और बिना ट्यूब वाले साइकिल के पुराने पंप जैसी अंडबंड चीजें रखी रहती थीं। दुछत्ती में जाने के लिए खास मेहनत नहीं करती पड़ती थी, क्योंकि उसका दरवाजा छत को जाने वाली सीढ़ियों से लगा हुआ था। क्रिकेट खेलने जाते वक्त मैंने डब्बे को उसी बक्से के एक कोने में पोटलियों के नीचे छिपा दिया। उसके बाद हर सुबह शाम एक बार अपने खजाने की सलामती चेक कर लेने पर ही इत्मीनान मिलता। कुछ दिन बाद जब वह स्थान भी असुरक्षित लगने लगा, तो मैंने उसके लिए ढाबू की छत पर बने आले के नीचे धरे रहने वाले
ईंट रेत के ढेर के पीछे वाली गुप्त जगह को ही सबसे मुफीद पाया, जहां पिछले 5-6 माह से कर्नल रंजीत वाली वह फटी किताब सुरक्षित धरी हुई थी, जिसे लफत्तू ने मेरे लिए प्रयोगशाला से चाऊ किया था। ढाबू की छत का नामकरण बंटू, उसकी बहन और मैंने किया था। ढाबू का मकान असल में एक बुढ़े का था। चूंकि बनने के बाद से उस मकान में रहने कोई नहीं आया था, हम उसकी छत पर अपना एकाधिकार समझते थे। एक बार हम तीनों वहां रेत के टीले पर लकड़ियां खुबाकर कहला बनाने का खेल खेल रहे थे, जब बुड्ढा पता नहीं कहाँ से आ गया। उसने हमें बहुत धमकाया। बंटू ने अपने पापा से शिकायत की कि बुड्ढा आकर हमें डांट गया। बुजुर्ग को बुड्ढा कहने पर बंटू के पापा ने उल्टे बंटू को थप्पड़ जड़ा और खबरदार किया। छत पर वापस आकर हम तीनों ने फैसला किया कि हमें बाकी बुड्ढों से कोई आपत्ति नहीं है, पर इस वाले से है, और हम उसे अपने हिसाब से संबोधित किया करेंगे। इस तरह बुड्ढा का उल्टा बना ढाबू। रामनगर में वह छत आज भी ढाबू की छत के नाम से विख्यात है। घर से घड़ी गायब हो चुकने का समाचार मिलने के बाद से लफत्तू के पापा उसकी 3-4 बार धुनाई कर चुके थे। इतनी मारें खा चुकने के बाद लफत्तू ढीठ और बहादुर बन चुका था। वह मार खाता रहा और चू न बोला। पिछली बार तो उसे इतना ज्यादा मारा गया कि पड़ोस में रहने वाली क्रूर सरदारनी उसे बचाकर अपने घर ले गई। लफत्तू का बड़ा भाई हॉकी वगैरह लेकर मैकेनिक गली में एक एक को देख लूंगा सालो कहता हुआ एक चक्कर काट आया, पर कोई भी मैकेनिक कुछ नहीं बोला। मैं दिन में 2 बार ढाबू की छत पर जाता और डब्बे को छूकर देख लेता। एक नजर कर्नल रंजीत की किताब पर डालता और किसी के आ जाने से पहले पहले वहां से हट जाता। लेकिन कोई चोर निगाह थी जो लगातार मुझे देखे जाती थी। डब्बा एक दिन वहां से गायब था। तब तक के जीवन का यह सबसे बड़ा आघात था। दुर्घटना घटते ही मेरा शक सत्तू पर गया, क्योंकि उसकी छत ढाबू और हरिया हकले की छतों के एक तरह से बीच में पड़ती थी। किसी से कुछ भी पूछ सकने के लिए न मेरे पास कोई आधार था न हिम्मत थी। जरा सी लापरवाही करता तो लफत्तू की जान को खतरा होता, अपनी ठुकाई अलग होती। तिमाही का रिजल्ट आया। मैं पहली बार स्कूल में दूसरे नंबर पर आया। जियाउल ने टॉप किया था। घर पर इस बात का हल्का फुल्का मातम मनाया जा रहा था। मुझे पता था कि जरा सी मेहनत से मैं भी टॉप कर सकता था, लेकिन जियाउल के फर्स्ट आने का मुझे कोई दुख नहीं था। दुख तो तब होता जब प्याली मात्तर का नाती ज्ञानेश अग्रवाल संस्कृत और हिंदी में बेमानती से 100 में 100 दिए जाने पर हम दोनों से आगे निकाल दिया जाता। घर में पहली दफा जियाउल के बारे में अच्छी बातें हुईं। बाबू ने कहा, रहमान साहब भी इतने बढ़िया पढ़े लिखे आदमी हैं बेटा। ऐसे लोगों की संगत करोगे तो जिंदगी में कभी पछताओगे नहीं। गणित में 100 में 100 लाने के एवज में मुझसे कोई भी चीज मांगने को कहा गया तो मैंने झट से उसी डबल डेकर की मांग की। मुझे भाई के साथ भेजा गया। डबल डेकर के अलावा कोई किताब भी खरीद लेने की भी इजाजत मिली थी। यूं पहली बार राजन इकबाल नाम के 2 जासूसों से अंतरंग परिचय की राह बनी। जब जब कर्नल रंजीत उस फटी किताब के पन्नों में अकेला किसी होटल में किसी महिला के साथ होता था, तो भीगी बिल्ली बन जाता था और अजीब अबूझ शब्दों में उनके प्राइवेट कारनामों का जिक्र होता। राजन इकबाल जो कुछ करते थे वह हम भी कर सकते थे, बल्कि अगर उन्हें टुन्ना झर्री का नाम मालूम होता तो वे शायद बेताबी से उसका शिष्यत्व ग्रहण कर रामनगर आ बसते। तिमाही की छुट्टियां होने के साथ ही धूल मैदान से बस अड्डे का अस्थायी विस्थापन हुआ और मुन्ने फकीर के सालाना उर्स के लिए कव्वाली और मेले की तैयारी शुरू हो गई। उर्स, जिसे आम बोलचाल में उरस कहा जाता था, के लिए हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर टोलियां बनाते और घर घर दुकान दुकान जाकर चंदा इकट्ठा करते थे। जियाउल 2 बार मेरे घर आ चुका था।
उसकी सलीकेदार भाषा सुनकर मेरी माँ हैरत में रह जाती थी। उसे यकीन ही नहीं होता था कि वह मुसलमान है। उसके लिए तो मुसलमान का मतलब शरीफ सब्जी वाला या जब्बार कबाड़ी होता था। वह उनके पैर छूकर गया तो उसने दार्शनिक आवाज निकालकर कहा, पिछले जन्म में हिंदू रहा होगा बेचारा। पिटाई खाने के एक हफ्ते तक लफत्तू को कहीं देखा नहीं गया। मैं अकेला दुख में डूब गया। सारा मोहल्ला उसके पापा की थू थू कर रहा था, क्योंकि यह माना जा रहा था लफत्तू को गहरी गुम चोटें आई हैं। शुरू के 2-3 दिन अपने सामने लगा खाना देखकर मेरे गले में जैसे कोई सूखा पत्थर फंस जाता। एक दिन मेरी बहन, जो लफत्तू की बहन की दोस्त थी, ने घर पर सबको और खास तौर से मुझे सुनाते हुए सूचना दी कि 2-3 दिन में लफत्तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह खुद अपनी आंखों देखकर आई है। मेरी उदासी और बढ़ गई। उर्स से पहले दरगाह में जाकर मिन्नत मांगने का रिवाज था। उर्स के पहले दिन जियाउल अपनी अम्मी के साथ दरगाह जाने वाला था। मैंने पिछली शाम उससे तकरीबन भर्राए गले से गुजारिश की कि मेरी तरफ से दुआ मांग ले कि लफत्तू जल्दी ठीक हो जाए। उर्स की शाम से कव्वालियों का समा बंधा। समझ में न बोल आते थे, न संगीत पर कोई चीज अंदर तक प्रवेश कर जाती और मन आह्लाद से लबालब हो जाता। मैं खिड़की पर बैठा सामने शामियाने के भीतर मेले की चहल पहल का जायजा लेता रहता। कव्वाली अपना काम करती रहती। दूसरे दिन मुझे जियाउल के साथ उर्स के मेले में जाने की इजाजत मिल गई। मेले में बच्चे ही बच्चे थे। मैंने कटारी सफरी बेचने वाले उन बच्चों को भी पहचान लिया जो मुझे डराया करते थे। उत्सव के इस माहौल में उनके तेवर भी बदले हुए थे। मेरी चोर निगाहें सकीना को खोजती थीं। अलबत्ता अब उसका चेहरा भी मुझे ठीक से याद नहीं रहा था। कोने में कव्वाली का पंडाल लगा हुआ था, जिसके भीतर फिलहाल तंबू कनात वाले थके मजदूर इत्यादि विभिन्न मुद्राओं में विराजमान थे। बस अड्डे वाले हिस्से पर खाने पीने की चीजों के ठेले और दुकानें सजाई गई थीं। जगुआ, पौंक और गोलू भी हमें वहीं मिल गए। कुछ देर में बंटू और सत्तू भी। मौके का दस्तूर था कि घर से मिले पैसों को तुरंत तबाह कर दिया जाए। बम पकौड़े वाला बौना हमें देख बहुत उत्साहित हुआ और बिना पूछे पत्तल बनाने लगा। पत्तल बनाते बनाते उसने बिना मेरी तरफ देखे पूछा, बाबूजी नहीं आ रहे आजकल? लगता है बाहर गए हैं। आएंगे तो कहिएगा, अब की बार धर्मेंद्र का नया खेल लगा है। उसकी बात सुन मैंने खुद को शर्म, दुख और असहायता में डूबता पाया और मेरी आंखें जमीन से लग गईं। जियाउल ने पत्तल बौने से लेकर मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि धिचक्याऊं, धिचक्याऊं, धिचक्याऊं की तोतली आवाज कानों में पड़ी। पलटकर देखा, धीमे धीमे दौड़ता लफत्तू हमारी तरफ आ रहा था। थाले अकेले अकेले था लये ओ हलामियों। मैं उसके गले लग गया। उसने आराम से मुझे अपने से दूर किया। थूने में दर्द होता है यार। ऐसा हर माहौल सदियों से लफत्तू के लिए ही रचा गया लगता था। सारी मनहूसियत गायब हो गई। बौने ने लफत्तू का आत्मीय इस्तकबाल किया। पहली बार उसके बम पकौड़े के पैसे मैंने दिए। मरियल सीनों को भरसक बाहर निकाले हमारा पिद्दी टोला घिसटते से चल रहे लफत्तू का अनुसरण करता दुकानों के मुआयने के लिए निकल चला। छोटे बच्चों की भीड़ लगी देखी तो हम वहीं ठहर गए। पट्टे का पाजामा और फटी बंडी पहने 12-13 साल का एक लड़का रुआंसा खड़ा था। वह सूरत से ही किसी पहाड़ी गांव से आया लगता था। लफत्तू ने हमें कुछ दूर रुके रहने का आदेश दिया। बच्चे लड़के से पूछ रहे थे, क्या बेच रिया भैये? काना मूंगफली है। कितनी बार पूछोगे? उसका धैर्य टूटता सा दिख रहा था और वह बस रोने को ही था। अबे मूंगफली नहीं कहते, मूंगफली कहते हैं। बच्चा पार्टी हंसकर दोहरी हो गई। बताना क्या भाव लगा रिया? भैया 12 आने की पाव भर मूंगफली। मूंगफली? उसी के टोन में इस शब्द का उच्चारण करते बच्चों पर पुनः हंसी का दौरा पड़ा।
लफत्तू मामला समझ गया। वहां पहुंचा और बच्चों को हड़काते हुए बोला, थालो, एक एक की हड्डी तोल दूंगा। फूतो थालो। फूतो यहाँ थे। एक बच्चे की पिछाड़ी पर उसकी लात भी पड़ी। अब मूंगफली विक्रेता छोकरा और हम आमने सामने थे। कहाँ थे आया है? लफत्तू ने पूछा। भतरौंजा खान से। ये प्लेन तय बेटे, या नहीं चलती मुपल्ली। मूंगफली नहीं कह थकता। उसके बोरे से दो चार मूंगफलियां साधिकार निकालते उसने हिकारत से कहा। मूंगफली? हाँ, कुछ सोचकर लफत्तू ने कहा। ये तलेगा? फिर पूछा, अकेला आया है? नहीं बाबू, साथ आए रहे, मुझको यहाँ बैठा गए कि अभी आ रहा हूं करके। पता नहीं कहाँ गए, लौंडो ने इतना दिक कर दिया, मैं जाता हूं अब। वह अपना बोरा उठाने को हुआ तो लपत्तू ने उसे डपटा। थाला बला आया बिदनत करने वाला। गब्बल का नाम नहीं छुना तैने। जो दल गया बेटे वो मल गया। अब बैत के बेत मूंगफली। कोई तंग नहीं कलेगा। गब्बल की गालंती है। लफत्तू ने मुझसे चवन्नी मांगी और उससे मूंगफली खरीदी। उसकी तरफ आंख मारी और कहा, दलना मती। मेले में घूमते काफी देर हुई और हम मूंगफली टंगते लगातार आपस में मूंगफली मूंगफली कर हंसते रहे और खूब खुश हुए। घर लौट रहे थे जब मैंने दबी जुबान में लफत्तू से पूछा, बहुत मारा ना पापा ने तुझे? गब्बल को कौन माल छकता है बेटे? पुराना आत्मविश्वास उसकी आवाज से गायब था। उसने मुझसे भी दबी जुबान में मुझसे पूछा, अपनी भाभी को देखा तूने याल? कोई कह रहा था गोबल दाक्तल का त्लांत पल हो गया। मेरी जुबान पर गोंद चिपका हुआ था। पहली बार उदास आवाज में वह बोला, याल कुत्तू गमलू लामनगर छेतले दाएंगे क्या? मेरे परिवार में यह बात किसी को मालूम न थी कि मैं और लफत्तू जियाउल के घर जा चुके थे। उस रात खाते समय जब मैंने अगले दिन जियाउल के घर जाने की अनुमति मांगी तो उसे मिल ही जाना था, क्योंकि पिताजी पहले ही मुझे उसके साथ दोस्ती बढ़ाने को कह चुके थे। माँ ने थोड़ा सा मुंह मुंह बनाया और बोली, यहीं क्यों नहीं बुला लेता है उसको? जरूरी है उसके यहाँ जाना? अरे जाने दो यार, बच्चों को ऐसे ही दुनियादारी पता चलती है। फैसला मेरे पक्ष में सुना दिया गया। अगले दिन तैयार होकर जियाउल के घर जाने ही को था कि माँ ने कहा, रुक एक मिनट को। वह भागकर मंदिर वाले कोने में गई और कुछ देर घंटी बजाने के बाद वापस आई। उसने मेरे माथे पर भभूत का टीका लगाया और गर्दन के गिर्द काला धागा बांध दिया। वहां कुछ खाना हाना मत, और डर लगेगा तो हनुमान चालीसा का जाप कर लेना। 1 बजे तेरे बाबू आके तुझे ले जाएंगे। लफत्तू बस अड्डे के पीछे खड़ा मिला। मेरे माथे पर भभूत लगी देखकर बोला, अभी तू बत्ता है बेटे। थोता था बत्ता। उसकी मंशा अपमानित करने की नहीं थी, पर मुझे खराब लगा। मैंने झटके में माथा उल्टी हथेली से साफ किया और उससे कहा कि माँ ने अपना काम किया, मैंने अपना। उसने मेरा हाथ थाम के कहा, बुला नहीं मानते याल। हिमालय टॉकीज पार करते ही उस पर पुरानी बहार आ गई। 2 उंगलियां मुंह में डालकर सीटी बजाना भी उसने सीख लिया था। मैकेनिकों वाली गली के सामने से गुजरते हुए उसने इस कला का प्रदर्शन किया और जल्द ही अपनी मटकदार चाल में चलने लगा। कभी कभी उसे देखकर मैं हैरान हो जाता था। अभी अभी पापा ने इसकी चमड़ी उधेड़ी है, मगर डरता किसी से नहीं। उसके मुंह पर ऐसे ऐसे एहसान थे, लेकिन उसने एक बार भी किसी का हवाला देकर मुझे छोटा महसूस नहीं कराया था, जैसा बंटू हर दूसरी बार किया करता था। जियाउल के घर पर हमारा इंतजार हो रहा था। आसमानी लिबास ने आज गुलाबी रंग चढ़ा लिया था। उसने हमें दूर से देख लिया। हमें उसका जिया भाई कहते हुए भीतर जाते बोलना सुनाई दे गया। जियाउल की अम्मी ने हमारे सिरों पर हाथ फिराए और आशीष दिया। गुलाबी लिबास ने हमें आदाब भाईजान कहा और अंदर कहीं चला गया। जियाउल हमें अपने कमरे में ले जाते हुए बोला, ये हमारी बाजी है। बाजी शब्द का मतलब पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, बस मन में 10-20 सवाल भर उमड़े। जियाउल के पास बहुत सारी किताबें थीं।
इतनी किताबें मैंने दुकान को छोड़कर कहीं नहीं देखी थीं। किताबें कुच्चू गमलू के पास भी थीं, पर जियाउल का कलेक्शन अलग तरह की चीज था। जियाउल ने हमें स्पेलिंग वाला खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। लफत्तू ने एक कॉमिक निकाल लिया। वह कुछ भी खेलने के मूड में न था। तुम ही खेलो याल, मुझे नहीं आती इंग्लिट फिंगलिट। स्क्रैबल करीब 1 घंटा चला। इस दरमियान हम शरबत, सिवई, समोसे इत्यादि का भोग लगा चुके थे। हमारे खेल को गुलाबी पोशाक वाली बाजी के रूप में एक अच्छा दर्शक मिल गया था। वे जियाउल से 1 आध साल बड़ी थीं। हर नई बात पर बहुत अच्छे भाईजान कहना उनका तकिया कलाम था। लौटपोट पढ़ने में नकली व्यस्त लफत्तू ने अपना चेहरा इस कदर छुपाया हुआ था कि अगर आधे घंटे बाद बाजी उससे आप नहीं खेलेंगे नहीं पूछती तो हम उसे भूल ही जाते। लफत्तू को खेल पसंद नहीं है, उसे कॉमिक अच्छे लगते हैं। मैंने लफत्तू का बचाव करते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहकर उन्होंने हमारे उत्साहवर्धन में जुट जाना बेहतर समझा। स्क्रैबल के बाद हम लोग बाहर बरामदे में आ गए। सामने नहर बह रही थी। थोड़ा आगे देखने पर टुन्ना की कर्मस्थली यानी कोसीदाम की झलक दिखती। आओ बच्चों, खाना लग गया। भीतर से जियाउल की मम्मी की आवाज आई तो मेरी फूंक सरक गई। सिवई, समोसे, शरबत तक तो ठीक था, पर पूरा खाना। अगर घर में माँ को पता लग गया तो खाने में गाय जैसी कोई चीज हुई तब। मैं कोई बहाना सोच रहा था कि लफत्तू ने मेरी बांह थामी और अपने साथ भीतर डाइनिंग टेबल पर ले गया। बढ़िया साफ सफेद तश्तरियां करीने से लगी हुई थीं। जियाउल की अम्मी ने मटर की खुशबूदार तहरी और दही के डोंगे खोले और बोली, बच्चों के हिसाब से मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है बेटे, लो। मुझे पता नहीं था मटर की तहरी जैसी सादा चीज भी उस कदर स्वादिष्ट हो सकती थी। उसे खाते हुए न माँ की बातें याद आईं, न तहमत से ढके गोश्त लदे ठेले की। स्वीट डिश में मुरादाबादी घेवर मिला। जाने का समय होने को था और मैं पिताजी का इंतजार कर रहा था जब जियाउल की अम्मी ने बताया कि ऑफिस से चपरासी आकर बता गया था व्यस्त होने के कारण बाबू हमें लेने नहीं आ सकेंगे। मुझे तसल्ली हुई वापसी में थोड़ी और मौज कर सकेंगे। जियाउल, उसकी अम्मी और बाजी हमें कॉलोनी के गेट तक छोड़ने आए। आते रहना बेटा, जिया तो हर बखत किताबों में ही मुंह डाले रहते हैं। घर पर सबको हमारा सलाम कहना। मुसलमान घर में लंच कर चुकने जैसा अविश्वसनीय कारनामा कर चुकने का सदमा 1 आध मिनट रहा। जब लफत्तू बोला, ज़्याउल कित्ता अत्ता ऐना, उत्की बादी और मम्मी भी। मैंने मुसलमान घर में लंच कर चुकने के बारे में उसके विचार पूछे। अले हतायाल, इतने प्याल थे तो मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं खिलाया। मेला भाई तूतिया है थाला, कुत नहीं होता मुसलमान हुथलमान। बद घल पे मत बताना, ज़्याउल ते मैं कह दूंगा कि तेले घल पे कुत नहीं कहेगा। घर पर छोटी बहनों के सिवा कोई न था। वे अपनी गुड़ियों के बचकाने खेलों में मुब्तिला थीं। मैंने इत्मीनान की सांस ली कि तुरंत खाना खाने को कोई नहीं कहेगा। गर्दन तक स्वाद अटा हुआ था। एक शाम हम क्रिकेट खेल रहे थे। बंटू हरिया हकले की छत पर पहुंचा दी गई। गेंद लाने गया। इस बार गेंद असल में दूधिये वाली गली में चली गई थी। इन्हीं दिनों यह नियम लागू किया गया था कि सड़क या दूधिये वाली गली में गेंद पहुंचाने वाले को ही उसे लाना होगा। लफत्तू ने अपनी फील्डिंग सेवा बंद कर दी थी। बंटू नीचे गया तो मैं और लफत्तू छत की मुंडेर पर अपनी मुंडियां टिकाए नीचे झांक कर देखने लगे। बंटू को गेंद नजर नहीं आ रही थी और वह इधर उधर खोज रहा था। अचानक हमारे ऐन नीचे हरिया के घर का दरवाजा खुला और हमारी उम्मीदों को ग्रहण लगाता कुच्चू गमलू का खिलखिल करते बाहर आना घटित हुआ। उनके पीछे पीछे हरिया निकला और उसके बाद हरिया की बहन और उसकी माँ। हो गई बेटे तेली भाभी की थादी फिर हलिया के तात। मैं कहला था ना थाले ने फंता लिया ए उत्को। जब तक बंटू गेंद लाता
हम दोनों बौने के ठेले की तरफ निकल चुके थे। कुछ दिन पहले मेरे छोटे मामा घर आकर रहे थे। जाने से पहले सबकी निगाहों से छिपा उन्होंने मेरी जेब में 5 का नोट सरका दिया था, सो पैसे की इफरात थी। बम पकौड़ा पेट में जाते ही हमारे दिमाग स्थिर हो जाते और विचारों में तार्किकता आने लगती थी। नेकर के पिछले हिस्से पर हाथ पोंछता लफत्तू बोला, लाल थिंग के पांव तलते ऐं। लाल सिंह किस्मत से दुकान पर खाली बैठा माचिस की तीली की मदद से कनगू निकाल रहा था। हमें देखते ही उसका चेहरा खिल गया। इतने टाइम से कहाँ थे बेहरामियों? दूध बिस्कुट की मौज काटी गई। लाल सिंह ने तड़ से सवाल उछाला, गोबर डॉक्टर तो जा रहा हल्द्वानी, ट्रांसफर हो गया बता रहे थे, अब तेरा क्या होगा कालिया? उसने प्यार से लफत्तू की ठोड़ी सहलाई। होना क्या है, आपका नमक खाया है थलकाल। अप्रत्याशित रूप से कालिया बन गया लफत्तू। फिर जल्दी से पाला चेंज करके गब्बर बनकर बोला, ले बेटे अब गोली खा। अपने नन्हे हाथों को जोड़कर उसने पिस्तौल की सूरत दी और अपनी ही कनपटी पर लगाकर कहा, धिचक्याऊं धिचक्याऊं धिचक्याऊं, और मर गया। लाल सिंह हंसते हंसते पगला गया था। सालो जल्दी जल्दी आया करो यहाँ, इतनी बोरियत होती है। लफत्तू ने लाल सिंह को अपने अभिनय से प्रभावित कर लिया था, लेकिन मैं जानता था वह अचानक आ गए अभूतपूर्व संकट से लड़ने के लिए ताकत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। लफत्तू तो तब भी नहीं रोया था जब उसके पापा उसे सड़क पर नंगा करके जल्लादों की तरह पीट रहे थे। जियाउल के घर का खाना याद आते ही मुंह में पानी भर आता। एक बार मैंने जियाउल से ऐसा कह दिया तो वह अगले ही दिन मेरे और लफत्तू के लिए एक अलग टिफिन में मटर की तहरी बनवाकर लाया। उसने अपनी अम्मी का संदेश भी दिया कि हम जब चाहें तहरी खाने उनके घर जा सकते थे, बल्कि अगले ही इतवार को क्यों नहीं आ जाते। 2 इतवार हम लंच के लिए जियाउल के घर गए। फिर 4 दिन की छुट्टियां पड़ गईं। जियाउल कुछ दिन के लिए अपनी ननिहाल यानी फर्रुखाबाद चला गया। उसके मामा की शादी थी। इस तरह बिना पूर्व सूचना के मिल जाने वाली छुट्टियों में हमारा ज्यादातर समय दिगंबर तैराकी और कायपद्दा जैसी गतिविधियों में बीतता। छुट्टी के पहले ही दिन चूर होकर हम घरों को लौट रहे थे जब बातों बातों में बहस चल निकली कि छुट्टियां किस बात की चल रही थीं। गोलू ने अपने पापा के हवाले से बतलाया कि 2-3 त्योहारों के एक साथ पड़ जाने और उनके बीच इतवार होने से ऐसा हुआ था। एक दिन बाद मुहर्रम था। मुहर्रम माने मुसलमान त्योहार। पिछले साल मुहर्रम के समय मैं अपने परिवार के साथ किसी शादी में रानीखेत गया था। उस मुहर्रम के ताजियों और ढोल दमामों वगैरह की बाबत लफत्तू और बंटू ने मुझे इतने किस्से सुनाए थे कि उसका नाम सुनने भर से मुझे उत्साह महसूस हुआ। उधर जियाउल ऐसा गया कि फिर वापस लौटकर रामनगर नहीं आया। उसके परिवार के फर्रुखाबाद गए होने के दौरान ही उसके पापा का तबादला होने की खबर आई। वे लोग वहीं से सीतापुर शिफ्ट हो गए। जियाउल के पापा वहीं से ट्रक लेकर आए और रातों रात सारा सामान ले गए। कुछ दिन लफत्तू और मुझे जियाउल की बहुत याद आती रही, लेकिन हमारे पास मसरूफ हो जाने की बहुत सारी चीजें थीं। लफत्तू के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहे थे। उसने काय पद्दा खेलना बंद कर दिया था। हम आम के पेड़ों की डालियों पर चढ़े रहते और वह पानी में डूबा अधडूबा रहता। उसने बोलना भी कम कर दिया। शामों को क्रिकेट खेलने भी नहीं आता था। लाल सिंह की दुकान पर हम हर शाम जरूर जाते थे। वहां जाते ही मेरी निगाहें पशु अस्पताल के गेट से लग जाती, लेकिन लफत्तू किसी दूसरे ग्रह पर चला गया था। लाल सिंह उसकी उदासी को ताड़ न ले, यह सुनिश्चित करने के लिए वह यदा कदा कोई अश्लील गाना या पिक्चर के डायलॉग सुनाता। उस्ताद का यह रूप मुझे कतई पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं असहाय था। उसके लिए कुछ भी कर सकने की मेरी सामर्थ्य न थी। मैं हिम्मत कर गमलू कुच्चू का नाम ले लेता तो वह हता थाले को याल कहता, सड़क पर पड़े पत्थरों को लतियाता दूर तक ठेलता ले जाता। कभी कभी
वह बिना वजह अपने आप से हथ थाले की कहता। लेकिन मुहर्रम की सुबह वह पुनः बियो ओए करता, सड़क पर से मुझे बुला रहा था। मैंने झटपट चप्पल पहनी। हम बौने के ठेले की तरफ चल पड़े। बेते पितले थाल इतने बले बले ढोल बज रहे थे, मोर्रम पे कि कान फूट गए। और लेते बले ऊंते ऊंते तादिए, आप थमल ले, तेले घल की थत तक, बंतु ते पूत लेना, दलना मती। हमने प्रिय व्यंजन पिरोया और बहुत दिनों बाद फर्श से चिपककर आधे घंटे कोई पिक्चर देखी। शाम 4 बजे से ही पाकिस्तान के किसी सुदूर हिस्से से मुहर्रम के ढोलों की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गईं। समय के साथ उनकी थापें तेज होती गईं। करीब 6:30 बजे जुलूस सीमा पर था। हमारी छत पर दर्शकों का मजमा लगा हुआ था। दूर तक लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। जुलूस में बीच बीच में बड़े बड़े और शानदार ताजिए नजर आ रहे थे। बेहतरीन कलाकारी के इन चमचमाते नमूनों को मैं जीवन में पहली बार देख रहा था। जुलूस में सबसे आगे बैंड वाली एक गाड़ी पर रखे दो बड़े बड़े ढोल बजाए जा रहे थे। गाड़ी के आगे छातियां पीटते करीब 20-30 बड़े और बच्चे थे। छोटे बच्चे बार बार गाड़ी के पास जाते, वहां से उन्हें कुछ मिलता जिसे अपने मुंहों में ठूंस कर वे सीना फोड़ने में जुट जाते। पीछे पता नहीं कितने सारे तो ताजिए थे और कितने लोग। बैंड गाड़ी हमारे घर से 10 मीटर दूर रह गई होगी जब ढोल बजाने वालों के भीतर जैसे कोई देवता घुस गया। खुले सीनों वाले 4-4 हट्टे कट्टे आदमी ढोल पीट रहे थे और सचमुच घर की दीवारों की एक एक ईंट बजती महसूस हो रही थी। ताजे बहुत ऊंचे थे, लगता था कि ऊपर टंगे बिजली के तारों में लिपट जाएंगे। ढोलों की आवाज कान फोड़ू थी। ऐसी उत्तेजना कभी महसूस नहीं हुई थी। बैंडगाड़ी के पीछे बड़ी उम्र के पगलाए से लड़कों आदमियों को अपने सीनों और पीठों पर रस्सियां सोंटियां बरसाते हुए या अली कहते देखना अजब सनसनी भर देने वाला था। इस सारे कोलाहल को देखते कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझसे सटकर खड़े बंटू की कमेंट्री लगातार चालू थी। अलबत्ता लफत्तू ने जब कान से अपना मुंह सटाकर तल बेते कहा तो उस पागलपन के बीच भी मैंने उसकी आवाज सुन ली। उसने आंख मारकर मुझे अपने पीछे आने को कहा। लफत्तू और मैं हरिया हकले की छत बांध ही रहे थे जब पीछे से बंटू की आवाज आई, रुको मैं भी आ रहा हूं यार। जीना उतरकर हम दूधिये वाली संकरी गली में थे। सरदारनी के स्कूल की तरफ जाने के बजाय हम बाईं तरफ वाली गली में मुड़ गए, जहां से हमें सीधे घास मंडी पहुंच जाना था। घास मंडी की तमाम दुकानों के आगे लोग मुहर्रम के जुलूस के वहां तक पहुंच जाने की प्रतीक्षा में थे। हम लाल सिंह की दुकान पर पहुंचे ही थे कि बंटू पर भय का दौरा सा पड़ा। वह वापस घर जाने की बात करने लगा तो लफत्तू ने थूकते हुए कहा, डलपोक थाला। डरपोक कहे जाने से बंटू का स्वाभिमान आहत हुआ और उसने वापस जाने की योजना मुलतवी कर दी। अब यहीं पल लुके लो, लफ्तू साधिकार बोला। जुलूस हमारे घर से आगे निकल रहा था और हम तक पहुंचा ही चाहता था। रात घिरने लगी थी। सीना पीट रहे छोटे बच्चों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। छत से मुहर्रम के जुलूस को देखना और बात थी यहाँ उसे रूबरू अपने नजदीक आते देखना, और ढोलों की धमक जैसे हमारे पेटों से उठती हुई दिमाग तक पहुंचती लग रही थी। वे रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें थीं। गाड़ी की एक तरफ दो बड़ी बड़ी देगचियां रखी हुई थीं। बच्चे देगची इंचार्ज के पास जाते, उसकी चिरौरी करते और मुट्ठी भर कुछ माल पा खाकर फिर सीना फोड़ने लगते। बैंड गाड़ी हमारे ऐन सामने थी। देगची इंचार्ज को मैंने और बंटू ने पहचान लिया। वह बंटू लोगों के घर चलती रहने वाली शाश्वत मरम्मतों का निर्देशन करने वाला बहरा मिस्त्री था, जो बार बार बताए जाने के बावजूद कुछ न कुछ ऐसी वास्तुशिल्पीय गड़बड़ कर दिया करता था कि घर लौटने पर बंटू के पापा उसे काला चश्मा,
लगाए लगाए ही डांटना शुरू कर देते थे। देगची इंचार्ज ने भी हमें दूर से ताड़ लिया और इशारे से नजदीक बुलाया। बंटू ने एक पल की भी देर नहीं लगाई और हम बैलगाड़ी की ऐन बगल में पहुंच गए। बहरे मिस्त्री ने खूब बड़े बड़े 3 पत्तलों में माल भरकर हमें थमाया। बिजली की रफ्तार से भागते हुए हम घास मंडी की दूसरी तरफ पशु अस्पताल से सटे एक टीले की तरफ भाग चले। पत्तलों में गरम गरम जलेबी वाली बूंदियां भरी हुई थीं। बंटू ने बूंदी के मुसलमान होने का जिक्र किया तो लफत्तू ने हिकारत से उससे कहा, मैंने कहा था तुदते अपने थात आने को, तुदे वापस जाना है तो जा, हता थाले को। बंटू वाकई डरपोक निकला और भागता हुआ वापस अपने घर चला गया। स्वादिष्ट बूंदी का स्वाद आना शुरू ही हुआ था कि खोपड़ी पर कर्रा तमाचा पड़ा। संभल पाने से पहले दूसरा 2 सेकंड के भीतर हम दोनों बांकुरे जमीन पर थे। 2 जोड़ी बड़े बड़े हाथों ने हमारे पत्तल समेटकर कूड़े की तरह उछाल दिए। एक लफत्तू का बड़ा भाई था, एक उसका बीड़ीखोर दोस्त। दूधिये वाली गली तक हमारे कान नहीं छोड़े गए। छत पर इकट्ठा भीड़ आखिरी ताजियों को देखने में मशगूल थी। कान छोड़े गए तो लगा वे 2-2 हिस्सों में बंट चुके थे। लफत्तू के भाई ने मुझे चेताते हुए कहा कि मुझ होशियार बच्चे को लफत्तू जैसे आवारा से दूर रहना चाहिए। उसने यह भी कहा कि मुसलमानों के हाथ की बनी मिठाई खा चुकने के बदले में शायद अगले कुछ दिनों में हमारे हाथ झड़ जाएंगे। लफत्तू को आगे घर पर देख लिए जाने की चेतावनी भी मिली। दर्द, अपमान और छोटा होने की विवशता के अलावा मुझे लफत्तू के बड़े भाई के अज्ञान और गधेपन पर तरस आया। हाथ झड़ने होते तो अब तक झड़ चुके होते। भाषण चल रहा था कि लफत्तू बिजली की तेजी से भाई की गिरफ्त से निकला और हथ थाले कहता आगे अंधेरों की तरफ भागता चला गया। दोनों बड़े उसे पकड़ने भागे तो मैंने अपने दुखते कान पर हाथ लगाया। वह सलामत था। जुलूस की आवाज उतनी कानफोड़ू नहीं रह गई थी। चोरों की तरह हरिया हकले का जीना चढ़कर मैं ढाबू की छत फलांगता अपनी छत के क्रिकेट मैदान वाले हिस्से की तरफ आकर टंकी की ओट हो गया। रात के खाने की योजनाएं बनाती, आपस में बतियाती, मंथर कदमों से नीचे उतरती औरतें थीं। मैदान साफ था। मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में कुछ गाना सा गुनगुनाना शुरू कर दिया ताकि वे मेरी उपस्थिति से वाकिफ हो रहें। अभी कब तक छत पर रहेगा? चल हाथ मुंह धो के किताब हिताब पढ़। बहुत हो गया मुसैयों का ताजिया फाजिया। कल से स्कूल भी जाना है। नींद रह रहकर टूटती रही रात भर। मुझे कल्पना में दिखता था लफत्तू की धुनाई हो रही है और वह बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है। सुबह वह अपना बस्ता थामे बीओओई का लफंटर संकेत करता सड़क पर खड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ रहा था। मैंने उसके भाई द्वारा बाद में किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहा, पर झेप महसूस हुई। उसने मेरा हाथ पकड़कर आंख मारते हुए कहा, हाथ तो नहीं झलायाल तेला, मुथलियों के हाथ की बूंदी खाके भी। असेंबली के समय प्रिंसिपल साहब के साथ एक सज्जन खड़े थे। खाकी वर्दी पहने ये सज्जन पुलिस तो कतई नहीं लग रहे थे, पर एक तरह की अफसरी धज उनके भीतर से जरूर टपक रही थी। राष्ट्रगान के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहना शुरू किया, बच्चों, आज आपको जंगलात विभाग से पधारे श्री डोभाल जी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। पहले उनके स्वागत में आप लोग गीत गाएं। मुर्गा दत्त मास्टर ने हारमोनियम संभाल लिया। इस तरह अचानक गीत गाने की हम में से किसी की तैयारी न थी। नतीजतन मास्टर देबानंद मुर्गा दत्त की कर्कश ध्वनि सबसे अलग सुनाई दे रही थी। हारमोनियम जैसे रेलगाड़ी की बगल में रेंग रही मालगाड़ी जैसा अलग स्वर मंजरियों का खौफनाक समा बांधे था। हवा में करीब 3000 बच्चों के 3000 आरोह अवरोह एक दूसरे को काट पीट खसोट नोच रहे थे। आप ही का स्वागत है श्रीमान, आप ही का स्वागत है श्रीमान। इस राग के द्रुततम ताल पर आने के उपरांत खाकी डोभाल जी ने एक एक कर पहले तो सारे मास्टरों का नाम लेकर धन्यवाद कहा।
फिर गला खखार कर करीब आधे घंटे हमारी ऐसी तैसी की। समझ में इतना ही आया कि हमें पेड़ लगाकर धरा को बचाना है, और पेड़ लगाने का यह काम 24 घंटे ताजिंदगी करते जाना है, तभी धरा बचेगी। खाकी डोभाल के माइक से हटने पर एक बार पुनः प्रिंसिपल साहब ने मोर्चा संभाला। डोभाल साहब के निर्देशन में आज कक्षा 6 और 7 के बच्चे वृक्षारोपण हेतु कोसी डैम पे जाएंगे। वृक्षारोपण के उपरांत बच्चे चाहे तो स्कूल आ जावे, चाहे अपने घर चले जावें। कल को कक्षा 8 और 9 के बच्चे यही कार्यक्रम करेंगे, यानी छुट्टी। वृक्षारोपण शब्द का मतलब लफत्तू की समझ में नहीं आया तो उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे बतलाया तो वह बोर होता हुआ बोला, इत्ता ता पौधा लगाने का इत्ता बला नाम, बली नाइन तापी है दत्ता। चीखता चिल्लाता धूल उड़ाता हमारा काफिला डैम पर पहुंचा। डैम के बगल में बने बच्चा पार्क के दाएं बने एक रास्ते पर हमें ऊपर चढ़ने को कहा गया। आगे लकड़ी का एक गेट था। गेट पर सूरत से ही कामचोर और चपरासी लग रहे करीब 5 मनहूस आदमी खड़े थे। एक एक करके उन्होंने डपट कर हमें एक एक पौधा थमाया। ज्यादातर पौधों की पत्तियां सूखी हुई थीं और वे भयानक तरीके से मरगिल्ले लग रहे थे। आधे पौन घंटे में इन पौधों को जैसे तैसे जमीन में दफनाकर हम नीचे पार्क में थे, जहां खाकी डोभाल, मुर्गा दत्त मास्टर और नेस्ती मास्टर उर्फ विलायती सांड कहीं से ले आई गई कुर्सियों पर विराजमान हो चुके थे। उनके सामने एक मेज धरी हुई थी और आगे हम बच्चों के बैठने को दरी बिछा दी गई थी। जब सारे बच्चे सेटल हो गए और हल्ला गुल्ला कम हुआ तो विलायती सांड खड़ा हुआ और प्रारंभिक अनुष्ठान के तौर पर उसने पहले ख्वाक ध्वनि के साथ थूक का गोला अपने पीछे उछाला, एक डकार जैसी ली और हमें सूचना दी, अब सारे बच्चों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। 2 घंटों तक नाम पुकारे जाते रहे। बच्चा मेज पर जाता और खाकी डोभाल से सर्टिफिकेट ग्रहण करता। बाकी बच्चे ताली बजाते। शुरू के 10-15 बच्चों तक उत्साह बना रहा। उसके बाद बच्चे अधमरे होना शुरू हुए। धूप अलग थी। मेज पर धरी सर्टिफिकेटों की गड्डी खत्म होने को थी जब एक जीप आकर रुकी। पेटियां निकाली गईं और एक एक कर बच्चों को एक केला और एक समोसा थमाते हुए अपना मुंह काला कर घर फूट लेने का आदेश दिया गया। लफत्तू इस सब से इस कदर चट चुका था कि उसने पार्क से बाहर आते ही समोसा और केला नहर की तरफ हथाथाले को कहते हुए उछाल दिए। कोई और दिन होता तो लफत्तू ने मेज कुर्सी पर बैठी सतत चाय सुड़कती त्रयी के कितने ही मजाक उड़ा लिए होते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह किसी दूसरी आकाशगंगा के किसी दूसरे सौरमंडल के किसी सुदूर ग्रह में जा बसा था। वृक्षारोपण कार्यक्रम के चौथे दिन असेंबली में गोबर डॉक्टर की उपस्थिति ने हमारी दिलचस्पी को जरा सी हवा दिखाई। उस दिन 12वीं क्लास ने वृक्षारोपण करने जाना था। गोबर डॉक्टर ने भी पेड़, पानी, धरती वगैरह के बारे में अपना ज्ञान बघाड़ते हुए वृक्षारोपण की महत्ता को रेखांकित किया। बच्चों की नकली तालियों के बाद प्रिंसिपल साहब ने सूचित किया कि गोबर डॉक्टर का स्थानांतरण हो गया है। उन्होंने नाटकीय स्वर में कहा कि सारा शहर उनकी याद में आने वाले कई सालों तक रोता रहेगा। पंडित रामलायक निर्जन ने अपनी रची एक गीत श्रृंखला सुनाई जिसका आशय यह निकलता था कि चांद सूरज तो तब भी रोज आते रहेंगे, लेकिन रामनगर की सड़कें गोबर डॉक्टर के बिना कब्रिस्तान में तब्दील जाएंगी। पहले से ही मनहूस इस असेंबली को मनहूसतर बनाने में रामलायक निर्जन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। छुट्टी जल्दी घोषित कर दी गई। मैंने लफत्तू से बम पकौड़ा खाने चलने को कहा तो वह मान गया। मेरे पास थोड़े पैसे थे। बम पकौड़ा निबटाकर हम मंथर गति से घर जा रहे थे जब सामने से दौड़ता आता लाल सिंह दिखा। तुम यहाँ मौज काट रहे हो और वहां तुम्हारे माल हल्द्वानी जा रहे हैं। एक बार देख तो लो उनको हरामियों।
ना समझ बदहवासी में भागते हुए हम पशु अस्पताल के गेट पर पहुंचे। ट्रक में सामान लादा जा चुका था। गोबर डॉक्टर की गाड़ी की एक गतिमान झलक भर असफाक डेयरी सेंटर के मोड़ पर नजर आई। हम दोनों वहीं बैठ गए। लफत्तू का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे कि वह अब रोया तब रोया। मैं नकली आशिक था। कुच्चू गमलों के चले जाने का कोई उतना अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लफत्तू की सचमुच बहुत चिंता होने लगी। ट्रक के बाहर निकलते ही हारे जुआरियों की तरह हम पशु अस्पताल के अहाते में प्रविष्ट हुए। कुच्चू गमलों के घर के बाहर वीरानी छाई हुई थी। भीतर कोई झाड़ कर रहा था। अगले डॉक्टर के रहने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। बाहर पुरानी पेटियां, एकाध दरिया और कूड़ा कचरा बिखरा था। लफत्तू ने अचानक कुछ देखा और भागकर कूड़े से उसने अपना रत्ती पहिया बाहर निकाला। ये वही रत्ती पहिया था जिसे उसने उस दिन कार की सवारी खाने के बाद हाउ क्यूट कहती एक स्कर्ट धारिणी पर न्योछावर कर दिया था। हता थाले को हता थाले को हता कहते हुए आवेग में लफत्तू ने रत्ती पहियाओं के तार को बुरी तरह टेढ़ा मेढ़ा बना दिया और उसे लेकर नहर की दिशा में भागा। मैंने उसका अनुसरण किया। मेरे पहुंचने से पहले ही वह रत्ती पहियाओं को नहर के हवाले कर चुका था। उसने एक रुआंसी निगाह मुझ पर डाली और भागता हुआ भवानीगंज की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन इतवार था। हमारा दिगंबर दल तैराकी कार्यक्रम के उपरांत काय-पद्दा भी खेल चुका था, यानी घर जाकर कुछ खाने का समय हो गया था। लफत्तू पानी के भीतर नंगा निश्चेष्ट लेटा था। सब जा चुके तो मैंने उससे घर चलने को कहा। तू दयाल, मैं कुछ थोत रहा हूं, कहकर उसने तेज तेज तैरना शुरू कर दिया, जब तक कि वह मेरी निगाहों से ओझल न हो गया। तो यह थी लप्पू जन्ना के इस भाग की कहानी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों के सफ़रनामे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में एक नई याद और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।